गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्राचीन इतिहास के स्रोतों के जानकारी के सिलसिले की ये आखिरी कड़ी है और इस कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे विदेशी विवरण यानी कि फॉरेन अकाउंट्स। इसको हम 3 खंडों में पढ़ते हैं, सिकंदर के पूर्व, सिकंदर के समकालीन और सिकंदर के पश्चात। और इसी क्रम में हम लोग कुछ अरब यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अल-बिरूनी जो कि महमूद गजनवी के समय भारत आया था। तो शुरुआत करते हैं सिकंदरपुर। सिकंदरपुर सबसे पहले हेरोडोटस की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। हेरोडोटस कभी भी भारत नहीं आया, लेकिन भारत के बारे में सुनकर, लोगों से जानकर उसने भारत के संबंध में लिखा है। उसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ द हिस्ट्री। हेरोडोटस एक यूनानी था और उसकी रचना, जैसा कि मैंने बताया, उसका नाम था हिस्टोरिका। उसने अपने पुस्तक में उत्तर और पश्चिमी भारत के बारे में लिखता है और इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी से पूर्व के बारे में, जो भारत में संबंध थे, विशेष रूप से भारत का फारस का संबंध है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र से जो भारत का संबंध था, फारस यानी कि आधुनिक ईरान से संबंध है, उसके बारे में वह लिखता है। उसके बाद दूसरा कैसियस। कैसियस यूनानी राजवैद्य था। भारत के विषय में वह वर्णन करता है। तीसरे थे स्काइलैक्स। वास्तव में वह यूनानी सैनिक था, लेकिन जो फारस के सम्राट के दरबार में रहता था और उस सम्राट का नाम था डेरियस, जिसे हिंदी में हम दारा कहते हैं। यह डेरियस के आदेशानुसार वह सिंधु नदी के तट तक के क्षेत्रों में अपना भ्रमण किया और उन क्षेत्रों का पता लगाया जिससे कि भारत में अन्य मार्ग क्या क्या उपलब्ध हो सकते हैं भारत आने के लिए। परंतु इसकी यात्रा सिंधु के तट तक ही सीमित रही थी। अब हम आते हैं सिकंदर कालीन। नियार्कस जो सिकंदर का एक प्रशंसक था, एक समर्थक था, उसने सिंधु नदी के रास्ते से अरब सागर, हिंद सागर और प्रशांत सागर तक की यात्रा की थी और उसमें भारत के बारे में जो पश्चिमी क्षेत्र थे उसके बारे में वर्णन करता है। उसके बारे में हम मेगास्थनीज की इंडिका में भी वर्णन पाते हैं। अगला था अरिस्टाबुलस। अरिस्टाबुलस सिकंदर का एक सहयोगी था, जिसका उल्लेख एरियन ने अपनी पुस्तक में लिखा है। अब सिकंदर के बाद के जो लेखक हैं, जो यात्री हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा और क्या बताया। मेगास्थनीज भारत में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। सिकंदर के पश्चात भारत के पश्चिम में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनानायक था, उसने शासन की बागडोर संभाली थी। उसने अपना एक राजदूत
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और वह राजदूत और कोई नहीं बल्कि मेगास्थनीज था। वह 6 वर्षों तक भारत में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में उस वर्णन करता है। उसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था इंडिका। इंडिका की रचना किया था। उसमें उसने भारत के भूमि के बारे में, यहाँ की उर्वरता के बारे में, यहाँ के समाज के बारे में उसने लिखता है कि 7 जातियां थी। उसने कृषकों को भी एक जाति मान लिया था। पाटलिपुत्र का विशद वर्णन करता है। ऐसा कहता है कि इस नगर का निर्माण मनुष्यों ने न करके देवताओं ने अपने हाथों से ईंटों को जोड़कर बनाया था। मतलब विशद वर्णन करता है, पाटलिपुत्र की सुंदरता का वर्णन करता है। भारतीय दार्शनिकता के संबंध में लिखता है, भारतीय दर्शन का वर्णन करता है। यहां तक कि तत्कालीन समय में भगवान कृष्ण की स्तुति होती थी, इसका भी वो वर्णन लिखता है। तो मेगास्थनी भले ही 6 वर्ष तक भारत में रहा हो, लेकिन मौर्य काल से जुड़े हुए उत्तर भारत के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा है, और उसकी रचना बहुत कुछ ऑथेंटिक मानी गई है। हालांकि कुछ ज्ञान की कमी होने के कारण त्रुटियां थी, क्योंकि विदेशी था तो सभी चीज़ों को समझ नहीं पाया था। अगले थे जस्टिन, जो ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में उसने भारत के बारे में लिखा था। जस्टिन। प्लूटार्क सिकंदर के जीवन का जब वर्णन करता है, और सिकंदर के जीवन के वर्णन करने के दौरान वो भारत के बारे में भी वर्णन करता है। टॉलेमी वास्तव में एक ज्योग्राफर था। उसने ज्योग्राफी के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ज्योग्राफिया। यह ज्योग्राफिया हालांकि संपूर्ण तत्कालीन विश्व से जुड़ा हुआ किताब था। पूरे विश्व के जो तत्कालीन ज्ञात संसार था उसके संदर्भ में लिखता है। टॉलेमी का दृष्टिकोण साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक था, और उसका विवरण सत्य पर आधारित था। सत्य के अंश की मात्रा काफी थी। तो टॉलेमी भारत के बारे में जो लिखता है वो ज्योग्राफी भारत के अंदर बहुत ही सटीक है। प्लिनी एक नेचुरल साइंस का ज्ञाता था, और उसके पुस्तक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री में भारत के वनस्पतियों के बारे में, भारत के पशुओं के बारे में, भारत में प्राप्त मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों का भी वर्णन करता है। वो कीमती और अर्धकीमती पत्थरों का भी वर्णन करता है। एरियन एक लेखक थे जो यूनानी थे। एरियन के लेख में इतिहास के कई स्रोत उभर कर सामने आते हैं। इसके पुस्तक अनवरिस एवं इंडिका जो मेगास्थनीज की पुस्तक से मिलता जुलता है, 3वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इन सब में महत्वपूर्ण एक और लेखक था, लेकिन उसका नाम हमें पता नहीं। अननोन राइटर, अज्ञात लेखक ने एक पुस्तक लिखी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। लेखक ने अपना नाम लिखना भूल गया या गलती से छूट गया, जो भी हो। इस पुस्तक में ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत से पश्चिमी जगत में होने वाले व्यापार का वर्णन करता है। व्यापार के साथ साथ किन किन बंदरगाहों से, यानी कौन कौन से बंदरगाह थे जिससे व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान
या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उसका वो वर्णन करता है। यानी इस क्रम में वो भारत के बारे में हमें जानकारी देता है। अब हम आते हैं चाइनीज ट्रेवलर्स या चाइनीज अकाउंट्स पर। चीन से आने वाले यात्रियों में फाहियान पहला मशहूर यात्री था। फाहियान भारत में 319 ईस्वी में आया था। जब वह आया तो वह भारत में 16 वर्षों तक यहां पर रहा था। काफी यातनाओं के पश्चात आया था। वह जिस समय में आया था उस वक्त गुप्त साम्राज्य का शासन था और जो राजा वहां पर शासन कर रहा था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में वो भारत में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी रहा उसने चूंकि वह बौद्ध धर्म के ज्ञान को अर्जन करने के लिए आया था तो बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान को अर्जित किया। उसने यहाँ पर रहते हुए बौद्ध सिद्धांतों, नियमों और बौद्ध भिक्षुओं की परिपाटियों और बौद्ध धर्म से संबंधित मान्यताओं का अध्ययन किया है। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म के साथ साथ भारतीय समाज का अध्ययन किया है, विशेष रूप से गंगावर्ती क्षेत्रों में। यहाँ तक कि बनारस भी भ्रमण करके बनारस के बारे में लिखता है। उसकी रचना आज भी मूल रूप से हमें प्राप्त है और यह एक बहुत बड़ी हमारे इतिहास के लिए उपलब्धि के रूप में मानी जाती है। हर्षवर्धन के काल में भारत में आने वाला जो चीनी यात्री था उसका नाम है वेनसांग। वेनसांग को भारतीय इतिहास के पन्नों में प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, यानी कि यात्रियों का राजकुमार। उसने भारत में बौद्ध धर्म के ज्ञान की बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए आया था और वह नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है वहां गया। वहां उसने अध्ययन किया। वह 16 वर्षों तक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में भ्रमण किया। वह आसाम भी गया, दक्षिण भारत की ओर भी गया और चंद्रगुप्त आसाम में जब वह गया उस वक्त भास्कर वर्मन का शासन था। उसने राजाओं के दरबार में भी गया, मठों, विहारों और तमाम तीर्थ स्थलों का वर्णन किया और भारतीय समाज के बारे में उसने बारीकी से अध्ययन किया। उसने सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन कर उसके बारे में लिखा और बहुत ही सुंदर वर्णन किया उसने। तत्कालीन धार्मिक अवस्था को माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करके उसने सामाजिक वर्णन के साथ अपनी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था CUQ। हालांकि जब वह लौट रहा था समुद्र मार्ग से तो उसके काफी पुस्तकों को सहयात्रियों ने फेंक दिया क्योंकि काफी तेज उफान आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इसके पुस्तकों के कारण ही नाव डगमगा रही है, तो उसके काफी पुस्तकों को फेंक दिया गया था जिससे वो काफी दुखी था। लेकिन जो भी संकलित था उसके आधार पर उसने जो पुस्तक की रचना की CUQ, उसके बेसिस पर उसने भारत का, बौद्ध धर्म का, भारतीय समाज का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अगला चीनी यात्री था इत्सिंग जो वेनसांग के बाद आया था 7वीं शताब्दी में ही और भारत का मलाया के साथ व्यापार और व्यवहार दोनों का वर्णन करता है। भारत के तत्कालीन धार्मिक अवस्था का वर्णन करता है। इत्सिंग भी नालंदा विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में भागलपुर के पास है वहां पर भ्रमण किया था और भारत का वर्णन करता है। तारानाथ एक बौद्ध भिक्षु थे जो चीन से आए थे।
उन्होंने जो 2 पुस्तकों की रचना की, अंगूतर कंग्यूर और तंग्यूर, इसमें उसने भारत के बारे में पर्याप्त सामग्री का वर्णन किया है। अब हम आते हैं अरबी यात्रियों के बारे में। अल बरूनी जो महमूद गजनवी के समय में भारत आया था, उसका पूरा नाम था अबू रहमान मोहम्मद अहमद अल बरूनी था। अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी एक लंबा नाम होता है, अतः उसको हम लोग अल बरूनी के नाम से जानते हैं। इसकी रचना है तहकीकात ए हिंद, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की एक खोज, यानी भारत के बारे में जानकारी हासिल करना। अल बरूनी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था। वह विज्ञान का अच्छा ज्ञाता था, साहित्य का अच्छा ज्ञाता था। भारतीय और यूनानी दोनों पद्धतियों से उसने ज्योतिष का अध्ययन किया, इसलिए खगोल शास्त्र का उसको अच्छा ज्ञान हुआ। वह गणित, विज्ञान, ज्योतिष के साथ साथ अरबी और फारसी का अच्छा विद्वान था। भारत में रहकर उसने संस्कृत का गहन अध्ययन कर संस्कृत का विद्वान बना, और यही वजह है कि इतनी भाषाओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के कारण भारत का उसने बहुत ही जटिल अध्ययन किया। भले ही वो महमूद गजनवी के साथ आया, जो उसका भारत के प्रति दृष्टिकोण विपरीत था, और यह इसका दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत, भारतीयों के प्रति सिंपैथी रखने वाला, भारतीय ज्ञान की प्रशंसा करने वाला, भारतीय पंडितों के चरणों में बैठ करके अध्ययन कर ज्ञान हासिल करने वाला व्यक्ति था। और यही वजह है उसे बौद्धिक सफलता मिली और भारत के बारे में उसने जाना, और अपनी पुस्तक तहकीकात हिंद में उसने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारतीय संस्कृति के अध्ययन उसकी गहरी अभिरुचि थी, और विशेष रूप से उसने गीता का अध्ययन किया, और गीता से वह काफी प्रभावित था। कर्म के सिद्धांत को उससे वह काफी प्रभावित था। तहकीकात हिंद काफी जांच पड़ताल के बाद लिखी गई थी, और उस तरह जो उसके द्वारा जो वर्णन किया भारत की दशा का, वह बहुत ही सटीक वर्णन लगता है। हाँ, कहीं कहीं कमियां हैं। वो भारत को सपेरों और नटेरों का देश कहता है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड द डार्कनेस, तो ये कहीं कहीं उसकी है। वो पुरोहितों के बारे में लिखता है कि ये ज्ञान बांटना नहीं चाहते थे। वो समझते थे कि मेरे जैसा कोई देश नहीं, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा भारत जैसा कोई समृद्ध देश नहीं। तो ये भावना के बारे में उसने लिखा है। तो भारतीय समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर उसका पूरा अध्ययन रहा। ब्राह्मण, वो लिखता है कि उस वक्त ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था, यानी कि अब बौद्ध धर्म का महत्व काफी कम हो गया था। ब्राह्मण धर्म का एक बार पुनः उत्थान हो चुका था, और हिंदू समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के बारे में भी वह कटु आलोचना करता है। पेशावर स्थित कनिष्क बिहार का वह जिक्र करता है। इसके बाद भी 2-3 लेखक अरबी आए, जिसका नाम था सुलेमान, इनकी रचना का नाम है सिलसिला उल तवारीख। दूसरे थे अल मसूदी, जो मुरजुल जहाब यानी कि मुरजुल अल जहाब नामक पुस्तक की रचना की। और चौथे थे अल बिलादुरी, जो फुतुहुल उल बुल्दान नामक पुस्तक की रचना की। इन सभी में भारत का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार हमने आज विदेशी विवरणों के आधार पर हमने उन पुस्तकों के बारे में जाना, उन लेखकों के बारे में जाना जिसे हम फॉरेन अकाउंट्स कहते हैं। उसके इतिहास के स्रोत की ये आखिरी कड़ी इस तरह पूरी होती है। अब हम आगे से चैप्टर वाइज इतिहास पढ़ना शुरू करें। आज इतना ही, अब अगले क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर से। धन्यवाद।